चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारे जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, जॉर्ज वी आई शेल्फ से हिमखंड के अलग होने के बाद अंटार्कटिका में समृद्ध गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खोज हुई। तो यह खोज चैलेंजर 150 पहल के तहत की गई। इस पहल को महासागर दशक कार्यवाही 2021 से 2030 के हिस्से के रूप में यूनेस्को अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग से समर्थन प्राप्त है। इस खोज के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र 1300 मीटर की गहराई पर बड़े कोरल और स्पंज के साथ साथ विविध जीवों से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। उदाहरण के लिए आइस फिश और जायंट सी स्पाइडर्स। ये पारिस्थितिकी तंत्र सदियों से 150 मीटर मोटी बर्फ के नीचे अलग थलग अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। साथ ही ये समुद्री सतह से नितल की ओर जाने वाले सतही पोषक तत्वों से पूरी तरह कटे हुए थे, जो गहरे समुद्र में जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। खोजी गई नई प्रजातियां तो जायंट सी स्पाइडर्स, ऑक्टोपस, जायंट फैंटम जेलीफिश, फूलदान के आकार का स्पंज आदि। गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में देखते हैं तो ये समुद्र में 200 मीटर से अधिक गहरे क्षेत्र या समुद्र नीतल होते हैं। यहाँ तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसे अप्रकाशीय एफोटिक जोन कहा जाता है। ये कुल समुद्री क्षेत्र का लगभग 90% हिस्सा है और इस प्रकार ये पृथ्वी के सबसे बड़े बायोम भी है। गहरे समुद्री पर्यावास और जैव विविधता संबंधी अनूठी विशेषताएं तो अत्यधिक विशाल सागर नीतल मैदान, ये प्रकाश रहित और पंख युक्त समुद्र नीतल होते हैं। यहाँ मौजूद प्रजातियां जीवित रहने के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर रहती है। उदाहरण के लिए समुद्री खीरा। समुद्री बर्फ ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो समुद्री सतह से नीतल की ओर गति करते हैं। ये गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए आहार के रूप में काम करते हैं तथा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में सहायता करते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट तो इस समुद्र नितल पर मौजूद छिद्र या दरार होते हैं जिनसे गर्म व खनिज से समृद्ध पदार्थ निकलते रहते हैं। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियां जीवित रहने के लिए रसायन संश्लेषक बैक्टीरिया पर निर्भर रहती हैं। उदाहरण के लिए ट्यूबवर्म और येती क्रेब्स। वेल फॉल्स तो जब वेल कमरा शरीर समुद्र की गहराई में डूबता है तो यह अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। वेल कमरा शरीर अपमार्जकों के लिए आहार बन जाता है। उदाहरण के लिए हैग फिश। देखते हैं इसमें आगे गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अवलोकन। तो जैव विविधता की अनुकूलन क्षमता, जैव संदीप्ति। कुछ प्रजातियां शिकार को आकर्षित करने, प्रजनन करने या शिकारी को भ्रमित करने के लिए प्रकाश उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए एंगलर फिश और टेनोफोर। ऊर्ध्वाधर प्रवास तो प्राणी पल्लवक और मछलियां रोजाना सतह की ओर भोजन की तलाश में जाती हैं और फिर गहराई में लौट आती हैं। धीमा मेटाबॉलिज्म तो आहार की कमी वाले क्षेत्रों में जीव न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करके जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए स्लीपर शार्क। महत्व देखते हैं तो जलवायु में संतुलन बनाए रखना। गहरे समुद्र का थर्मोहेलाइन परिसंचरण पृथ्वी के तापमान का संतुलित करता है, जो जलवायु पैटर्न को प्रभावित करता है। कार्बन भंडारण तो कार्बन समृद्ध तलछट की 5 किलोमीटर तक की मोटाई के साथ अत्यधिक विशाल सागर नितल मैदान कार्बन के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात कि हमने गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके विषय में हम बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने आईटी अधिनियम के उल्लंघन को लेकर केंद्र सरकार पर मुकदमा दायर किया। तो एक्स ने सोशल मीडिया पर कंटेंट को विनियमित करने और हटाने का आदेश देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के उपयोग को चुनौती दी है। कंपनी ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा इस प्रावधान का दुरुपयोग आईटी अधिनियम के अन्य प्रावधानों जैसे धारा 69(a) के तहत उपलब्ध सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर देता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराओं 79, 79(3)(b) और 69(a) के विषय में जानते हैं। तो धारा 79 या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं जैसे मध्यवर्तियों को सेफ हार्बर संरक्षण प्रदान करती है। ये धारा उन्हें उनके प्लेटफॉर्म्स पर होस्ट की गई उपयोगकर्ता जनित कंटेंट के लिए उत्तरदायित्व से बचाती है। धारा 79(3)(b) तो यदि कोई मध्यवर्ती सरकारी अधिसूचना पर गैर कानूनी कंटेंट को ब्लॉक करने हटाने में विफल रहता है तो सिर्फ सेफ हार्बर संरक्षण को हटा दिया जाता है। धारा 69(a) तो यह सरकार को केवल संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दिए गए आधार पर ही कंटेंट को ब्लॉक करने के आदेश जारी करने की अनुमति देती है। यह अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाता है। शेयर सिंगल मामले में दिया गया निर्णय तो कंटेंट को केवल धारा 69(a) के तहत प्रदान की गई प्रक्रियाओं या अदालत के आदेश के माध्यम से ही सेंसर किया जाता है। 2023 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश तो इसने सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों और पुलिस को निर्देश जारी किया था कि धारा 79(3)(b) के तहत सूचनाओं को ब्लॉक करने संबंधी आदेश जारी किए जा सकते हैं। 2024 में MEITY ने एक सहयोग पोर्टल लॉन्च किया था। इस पर उपयुक्त प्राधिकारी सूचनाओं को ब्लॉक करने संबंधी आदेश जारी और अपलोड कर सकते हैं।
एक्स द्वारा उठाए गए कदम। तो धारा 79(3)(b) का दुरुपयोग, यह सरकार को प्रत्यक्ष रूप से सूचनाओं को ब्लॉक करने की शक्ति नहीं देती है, बल्कि केवल उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिनके तहत मध्यवर्ती अपने सेफ हार्बर संरक्षण से वंचित हो सकता है। शेयर सिंगल निर्णय का उल्लंघन, तो MEITY के निर्देश धारा 69(a) का पालन करने की बजाय कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए धारा 79(3)(b) को उपकरण मानकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है ट्रांसजेनिक चूहों के लिए फंडिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति के गलत बयान के बाद ट्रांसजेनिक चूहे सुर्खियों में आए। तो ट्रांसजेनिक से तात्पर्य ऐसे जीव या कोशिका से है जिनके जीनोम को किसी अन्य प्रजाति से लिए गए एक या अधिक DNA अनुक्रमों के उस जीनोम में प्रवेश द्वारा उसे बदल दिया गया है। जीनोम वस्तुतः कोशिका में पाए जाने वाले DNA निर्देशों का संपूर्ण सेट होता है। ट्रांसजेनिक जीवों के विषय में, तो ट्रांसजेनिक जीव वे होते हैं जो अपनी प्रजाति के प्राकृतिक गुणों की बजाय नए गुण या प्रोटीन निर्माण को प्रदर्शित करते हैं। ट्रांस का अर्थ है एक से दूसरे तक और जेनेटिक का अर्थ है जीन। ट्रांसजेनिक चूहा, तो ट्रांसजेनिक चूहे को जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए एक प्रमुख मॉडल के रूप में उपयोग किया जाता है। ऐसा इस कारण क्योंकि इसकी फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और जीनोमिक संरचनाएं मानव से मिलती जुलती हैं। इसके उद्देश्य एवं उपयोग, तो सामान्य शारीरिक प्रक्रियाओं को समझना, उदाहरण के लिए चयापचय और रक्त कोशिका उत्पादन का अध्ययन करने के लिए ट्रांसजेनिक चूहों का उपयोग किया जाता है। मानव रोगों का मॉडल बनाना, तो उदाहरण के लिए अल्जाइमर जैसे मानव रोगों का मॉडल बनाने के लिए ट्रांसजेनिक सुअरों का उपयोग किया जाता है। नए उपचारों का विकास करना, उदाहरण के लिए ट्रांसजेनिक ज़ेब्राफिश के कारण दवा के परीक्षण और उपचार के विकास में तेजी आई है। थेराप्यूटिक प्रोटीन का उत्पादन, तो ह्यूमन एंटीथ्रोम्बिन का उत्पादन करने के लिए ट्रांसजेनिक बकरियों का विकास किया गया है। रोग प्रतिरोधी फसलें, तो उदाहरण के लिए बीटी कॉटन आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जो बॉलवर्म के खिलाफ प्रतिरोधी है। चुनौतियां, तो नैतिक चिंताएं, इसमें पशु पर अत्याचार से संबंधित पक्ष तथा आनुवांशिक संशोधन के कारण अनपेक्षित परिणाम आना शामिल है। पर्यावरणीय जोखिम, तो ट्रांसजेनिक जीवों का पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इससे संबंधित भारत में विनियमन, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नियम 1989, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC आदि। देखते हैं बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक प्रक्रिया, तो दाता जीव बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी बैक्टीरिया जो बॉलवर्म्स के लिए विषाक्त टॉक्सिन उत्पन्न करता है। फिर जीन निष्कर्षण, CRY1AC टॉक्सिन के लिए जीन को बीटी से निकाला जाता है। फिर वेक्टर में प्रवेश कराना, तो रिकॉम्बिनेंट DNA, विविध स्रोतों से जीन को मिलाकर DNA बनाना। फिर कपास के पौधे में रूपांतरण, तो ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट DNA को कॉटन कोशिकाओं में शामिल किया जाता है। और फिर ट्रांसजेनिक जीव, तो कॉटन CRY प्रोटीन उत्पन्न करता है जो बॉलवर्म को मारता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है कृषि पर संसदीय स्थायी समिति ने मात्स्यिकी के क्षेत्रक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो इस रिपोर्ट में मात्स्यिकी के क्षेत्रक में सुधार, रोजगार के अवसर बढ़ाने और राजस्व सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में की गई सिफारिशों पर सरकार की कार्यवाहियों का मूल्यांकन किया गया। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। विश्व में मत्स्य उत्पादन में भारत लगभग 8% का योगदान देता है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि सकल मूल्यवर्धन में मात्स्यिकी क्षेत्र का योगदान 4% से बढ़कर 6.72% से अधिक हो गया। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं, तो देखते हैं रेखांकित मुख्य बिंदु कौन से हैं। तो मात्स्यिकी पर अलग शोध संस्थान का अभाव, तो मात्स्यिकी क्षेत्र पर अनुसंधान भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है, इससे इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। फिर छोटी मछलियों के पकड़ने पर नियंत्रण, तो बुल ट्रोलिंग और LED फिशिंग जैसी हानिकारक तकनीकें जलाशयों में मछलियों की संख्या यानी फिश स्टॉक को कम कर रही हैं। फिर आता है मछुआरों के लिए ब्याज मुक्त ऋण, तो केवल कुछ राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड पर 4% अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी दी जाती है। मछली पकड़ने के बाद नुकसान और अवसंरचना, तो मछलियों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए सुविधाओं की कमी है, इससे पकड़ी गई लगभग 20 से 25% मछलियां बाजार तक नहीं पहुंच पाती हैं। फिर है श्रिम्प यानी झींगा ब्रूड स्टॉक में आत्मनिर्भरता, भारत अभी भी एलवन्ना में झींगा ब्रूड स्टॉक के आयात पर निर्भर है और बांध के गेट खुलने और भारी बारिश के कारण फिश स्टॉक बह जाते हैं। सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मानकों के अनुपालन, निर्यात प्रमाणन और ट्रेसेबिलिटी की कमी जैसी वजहों से मत्स्य निर्यात में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सिफारिशें देखते हैं, तो भारतीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। मछली पकड़ने के जालीदार जालों के कानूनी न्यूनतम आकार नियम को लागू करना चाहिए। साथ ही फिश स्टॉक को कम करने वाली तकनीकों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड से ब्याज मुक्त ऋण को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना चाहिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण और परिवहन सुविधाओं में सुधार किए जाने चाहिए।
ICAR के माध्यम से देश में ही ब्रूड स्टॉक के विकास को तेज करना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर बांध के आसपास के मछुआरों के लिए बीमा योजना शुरू की जानी चाहिए और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देना चाहिए, प्रमाणन एवं ट्रेसेबिलिटी में सुधार करना चाहिए आदि। ठीक है, अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है उर्वरक समिति ने पोषक तत्व सब्सिडी योजनाओं के अपर्याप्त वित्त पोषण पर चिंता जताई। तो समिति के अनुसार उर्वरक विभाग ने 2025-26 में अपनी विविध योजनाओं के लिए लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए की मांग की थी, परंतु इसके बावजूद वित्त मंत्रालय ने इस आवंटन में लगभग 7% की कटौती की। यह कटौती पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना और यूरिया सब्सिडी योजना दोनों में की गई है। रिपोर्ट की मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो उर्वरक सुरक्षा को मजबूत करना, भू राजनीतिक तनाव और कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण आवश्यक उर्वरकों की कमी हो रही है, जैसे DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। तकनीकी प्रगति और खनन, तो फॉस्फेट और पोटाश जैसे जरूरी कच्चे माल के लिए खनन पट्टी सुरक्षित करने संबंधी पहल नहीं की गई है। NPKs यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर उर्वरकों के ग्रेड में संशोधन, तो सभी जगह मिट्टी की जरूरत के अनुसार सही ग्रेड के उर्वरक उपलब्ध नहीं है, इससे किसानों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT प्रणाली में वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए कोई तंत्र नहीं है, जिससे दुरुपयोग हो रहा है। नैनो उर्वरक, नैनो यूरिया व नैनो DAP फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इन पर अभी और शोध किए जाने की जरूरत है। सिफारिशें देखते हैं। तो आपूर्ति अनुपालन और संतुलित वितरण, आपूर्ति से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही मृदा की आवश्यकताओं के आधार पर संतुलित उर्वरक वितरण को प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए। उर्वरक संकट प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, तो उर्वरक की संभावित कमी का अनुमान लगाने और रणनीतिक भंडार बनाए रखने के लिए FCEWS की स्थापना की जानी चाहिए। पात्र किसानों की पहचान के लिए आधार को किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाना चाहिए, इससे जोत के आकार के अनुसार उर्वरक खरीद की सीमा तय करने में मदद मिलेगी। मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादन में सुधार के लिए यूरिया गोल्ड के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही पारंपरिक यूरिया पर निर्भरता कम करने के प्रयास करने चाहिए। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति, तो सब्सिडी दरें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और सल्फर के लिए निश्चित सब्सिडी दरें तय की जाती हैं। इन दरों की हर साल या प्रत्येक 6 महीने में समीक्षा की जाती है। कवरेज, इसमें 28 प्रकार के P&K उर्वरक शामिल हैं, जैसे DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, MAP मोनो अमोनियम फॉस्फेट और MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश। MRP में लचीलापन, तो उर्वरक बनाने वाली कंपनियां MRPs तय करती हैं, यद्यपि सरकार किसानों की वहनीयता के आधार पर कीमतों की जांच कर सकती है। अतिरिक्त सब्सिडी, तो बोरोन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए अलग से सब्सिडी दी जाती है। यूरिया सब्सिडी योजना, तो इसका उद्देश्य है किसानों के लिए किफायती यूरिया सुनिश्चित करना। यह खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उत्पादन फोकस, तो स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करने पर ध्यान देना और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करना। ठीक है, अब बात करेंगे हम अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है एंथोरियम। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने मिजोरम के सिंगापुर के लिए एंथोरियम फूलों के लिए पहले निर्यात की सुविधा प्रदान की। इनके विषय में देखते हैं। एंथोरियम सुंदर फूलों वाले पादपों का एक समूह है। इस समूह के फूल अलग अलग रंगों में खिलते हैं। यह उष्णकटिबंधीय अमेरिकी मूल का पौधा है। यह भारत के मिजोरम राज्य में उगाए जाने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण फूलों में से एक है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसे वायु शुद्ध करने वाले पादपों की सूची में शामिल किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पादप फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, टोल्यून, जाइलिन और एलर्जेंस जैसे हानिकारक रासायनिक तत्वों को हटाकर वायु को शुद्ध करता है। मिजोरम में हर साल एंथोरियम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देता है और इस फूल की सुंदरता एवं सजावट में इसके महत्व को उजागर करता है। फिर नेक्स्ट है शीथिया रोजमलायेंसिस। शोधकर्ताओं ने ताजे जल की नई शैवाल प्रजाति शीथिया मलायेंसिस की खोज की। यह केरल के पश्चिमी घाट में स्थित रोजमला में खोजी गई। उसी स्थान के नाम पर इसका नामांकरण किया गया। शीथिया प्रजातियां भारत में अत्यंत दुर्लभ है। इससे पहले केवल एक अन्य प्रजाति हिमालय में खोजी गई थी। फिर शैवाल के विषय में देखते हैं। तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने वाले पादप प्रजातियों का एक विविध समूह है। ये प्रजातियां जलीय और आर्द्र पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती हैं। इनका आकार सूक्ष्म आकार के फाइटोप्लैंक्टन से लेकर केल्प जैसे विशाल समुद्री शैवाल जितना बड़ा हो सकता है। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऑक्सीजन के स्रोत हैं और जलीय खाद्य श्रृंखला का आधार है। फिर नेक्स्ट है AI वॉशिंग। तो कई वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप्स द्वारा फंड प्राप्त करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले AI वॉशिंग तरीके से चिंतित हैं। AI वॉशिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनियां अपने उत्पादों, सेवाओं या व्यापार रणनीतियों में AI के उपयोग को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है या गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। AI वॉशिंग शब्दावली ग्रीन वॉशिंग से प्रेरित है।
ग्रीन वॉशिंग के तहत कंपनियां अपनी सेवा या अपने उत्पाद के पर्यावरण अनुकूल होने के दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। उदाहरण है इसके ऑटोमेशन को एआई बताकर गलत तरीके पेश करना, एआई संबंधी सताई दावे करना और एआई संचालित जैसे बज़वर्ड्स का उपयोग करना। फिर नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1965 से हर साल भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना 1944 में हुई थी और यह भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्थाओं में से एक है। यह पुरस्कार भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक कृति के लेखक को हर साल दिया जाता है। 2013 से अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्यिक कृतियों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। बात की हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार की, अब बात करेंगे अगली न्यूज की जो है शहीद दिवस। तो संपूर्ण देश ने शहीद दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1931 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। भगत सिंह तो वे मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की और बाकुनिन से प्रभावित थे। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। सुखदेव थापर तो सुखदेव HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। उन्होंने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में क्रांतिकारी प्रकोष्ठों का आयोजन किया था। राजगुरु शिवराम हरि राजगुरु HSRA के प्रमुख सदस्य थे। फिर नेक्स्ट है एंटी डंपिंग शुल्क। तो भारत ने चीन से आयात की जाने वाली कई वस्तुओं पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। इसके विषय में देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार एंटी डंपिंग शुल्क ऐसे टैरिफ हैं जो किसी देश की सरकार विदेशी आयातों पर तब लगाती है जब उन्हें उचित घरेलू बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचा जाता है। वस्तुओं का मूल्य कम करके निर्यात की जाने वाली प्रक्रिया को डंपिंग कहा जाता है। एंटी डंपिंग शुल्क के उद्देश्य है तो अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना और प्रेडेटरी प्राइसिंग को हतोत्साहित करके निष्पक्ष व्यापार को सुनिश्चित करना आदि। प्रेडेटरी प्राइसिंग वास्तव में किसी वस्तु की लागत से कम मूल्य रखना है। WTO के एंटी डंपिंग नियम तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1994 के अनुच्छेद 6 के तहत एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की अनुमति है। एंटी डंपिंग शुल्क लगाने से पहले डंपिंग, घरेलू उद्योग को नुकसान और दोनों के बीच संबंध को साबित करना आवश्यक है और एंटी डंपिंग उपाय अस्थायी होने चाहिए और समय समय पर उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है NEVA प्लेटफॉर्म। तो दिल्ली विधानसभा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ गई। NEVA एक वर्क फ्लो सिस्टम है। इसे मेघराज क्लाउड पर होस्ट किया गया है। ये सदन के अध्यक्ष सभापति को कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है। सांसद, विधायक कागजों का इस्तेमाल किए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। कार्यान्वयन मंत्रालय तो यह प्लेटफॉर्म संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं सभी प्रकार के डिवाइसेस पर उपयोगी सांसद, विधायक इसे किसी भी डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। सुरक्षित डिजिटल भंडार तो विधायी डेटा की गोपनीयता और सुरक्षितता सुनिश्चित करता है। इसे कई भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक अणु। वैज्ञानिकों ने बर्केलोसिन नामक पहला ऑर्गेनोमेटेलिक अणु खोजा है। इसे बाहरी तत्व बर्केलियम मौजूद है। इसके विषय में देखते हैं। वे अणु जिनमें कार्बन और धातु के बीच बंध होता है उन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक कहते हैं। ये अनूठे होते हैं क्योंकि इनमें धातु और कार्बन दोनों के गुण पाए जाते हैं। गुण क्या है? तो ये संवेदनशील होते हैं और हवा या नमी के संपर्क में आने पर खराब हो सकते हैं। ये यौगिक गर्मी के तहत स्थिर हो सकते हैं, हालांकि इनकी सटीक तापमान सहनशीलता व्यापक रूप से अलग अलग हो सकती है। इनमें से कुछ विद्युत का संचालन कर सकते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं और ये अक्सर उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में खपत यानी खत्म हुए बिना उसे गति प्रदान कर सकते हैं। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की, जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1910 से 1967। हाल ही में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई। डॉक्टर लोहिया का जन्म अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक दूरदर्शी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के समर्थक थे। मुख्य योगदान तो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया था तथा जीवन में कई बार वे जेल गए थे। उन्होंने गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ आंदोलन किया था। सामाजिक लोहिया ने आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से जाति व वर्ग के बीच और लैंगिक असमानताओं को खत्म करने की बात की। राजनीतिक लोहिया ने नव समाजवाद के लिए 6 सूत्री योजना पेश की थी, जिसमें शामिल थे अधिकतम प्राप्य समानता, वैश्विक जीवन स्तर, विश्व सरकार आदि। साहित्यिक कृतियां हैं कास्ट सिस्टम, व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी और समाजवाद आदि। मूल्य है न्याय, समानता, निस्वार्थता, अहिंसा आदि। ये बात की हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।